तो बच्चों मुझे सबसे पहले बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यानी कि अगर मैं इसका एटम बनाता हूं तो इसमें कितने शेल आने वाले हैं? ऑर्बिटल एक, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ठीक, तो शेल कितना आया? सिर्फ के काम में आया। तो इसमें के में कितने प्रेजेंट हैं? एक। बाकी एलिमेंट में जीरो जीरो। क्या बनाने की जरूरत है हमें? ऐसे हीलियम की बात करूं, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, तो के में कितना? दो, और एल वगैरह में, एलिमेंट में zero। अगला बात करता हूँ बेरिल लिथियम के लिए, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन प्रोटॉन। तो बच्चों यहाँ कितना आएगा के में? के में सिर्फ दो ही आ सकता है, दो से ज्यादा थोड़ी आ सकता है। तो एक नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, एल में। तो एल में कितना आ गया अब मेरे पास? एक। तो यानी कि अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तीन। क्लियर? इजी था। तो अब मेरे को बताओ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आठ इलेक्ट्रॉन, आठ प्रोटॉन, तो के में कितने आ जाएंगे? तो एल में छः आ जाएंगे। क्लियर है? और एम और एन में जीरो जीरो। क्लियर हो गया अब? चलो, अब एक दूसरी बात करते हैं बेटा। यहाँ तक सबको आई होप क्लियर है। अब बेटा देखो, दुनिया में जो भी एटम है ना, वो एटम चाहता है, हर एक एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो जाए। मतलब ये बाहर वाली शेल हमेशा पूरी भरी हुई रहे। जैसे कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन होता तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से मिल जाए कि वो फुल हो जाए? दो तो कैसे? हाइड्रोजन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। फुल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? एक। मतलब उसको भूख कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की। अगला मैं बात करूं हीलियम की, दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फुल करने के लिए कुछ चाहिए क्या इसको? नहीं चाहिए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? जीरो। तो वैलेंसी कितनी हो गई हीलियम की? देख सकते हो एनसीईआरटी में यही दी हुई होगी। हाँ, क्या क्या? लिथियम की सेवन। देखो लिथियम की सेवन तो हो सकती है, लेकिन कहीं से सात इलेक्ट्रॉन लेना और एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये लिथियम, दो काम हो सकते हैं। आप लोग चाहते हो, चलो या इसकी बात करते हैं, ये चाहता है कि मेरा आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ रहे, या तो सात इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग के लाए, या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, खर्च कर दे, तो भी बाहर वाला शेल तो पूरा भर जाएगा इसका। आलसी नहीं है, सात कहीं से मांग के लाना कितना मुश्किल है बजाय एक दे देने के। ठीक है, आपको मैं बोलूं कहीं से 1 लाख रुपए उधार लेके आओ या 10 रुपए खर्च कर दो, क्या आसान होगा? 10 रुपए खर्च करना इजी होगा ना। तो वही इसके साथ भी है, लिथियम के साथ। तो इसलिए लिथियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जैसे समझो मैं लिथियम बनाकर देखो, ये देखो ये रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या ये वाला शेल ही खत्म हो गया? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल किस काम का? अब देखो क्या इसका आउटर मोस्ट शेल फुल भरा हुआ है या नहीं है या नहीं फुल भरा हुआ? इसलिए क्या करता है लिथियम, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। देखो लिथियम की वैलेंसी क्या दी हुई है? एक दे रखी है ना। क्लियर? समझ गए इस चीज को? क्या आप वैलेंसी बना सकते हो? ऑक्सीजन की बताओ कितनी हो सकती है? यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको फुल करने के लिए? दो की। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो क्या दे रखी है ना। आसान था ना बनाना। बस मेन चीज क्या है, आपको ये लर्न होना चाहिए। ये लर्न हो गया तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ अपन लोग चलेंगे, मास नंबर। पहले एक बार ये वैलेंसी आप सब में चेक कर लो, बुक में वही टेबल खोलकर सब में चेक कर लो। क्या सब में वैलेंसी समझ में आ रही है? किसी में? क्योंकि उसके साथ कुछ एक्सेप्शनल सीन होता है, वो अलग कहानी। वैसे मैं बेसिकली उसकी 5 ही होती है नीड, पर वो 3 में भी खुश हो जाता है। सर 3.5 नहीं, कॉमा है बच्चे वो। हाँ बेटा। सर फॉस्फोरस में 3,5 है। बेटा या तो वो 3 या फिर 5। अब देखो कैसे। अब समझ लो, फॉस्फोरस का केस समझ लेते हैं। फॉस्फोरस का नंबर देखो कितना है। फॉस्फोरस का नंबर होगा 14, 15। हाँ 15 होगा फॉस्फोरस का नंबर। 15 इलेक्ट्रॉन से बेटा। ठीक। अब या तो ये कहीं से 3 लेकर आ जाए तो 18 हो जाएगा, 3 ले आया कहीं से तो यानी 3 की तो कहानी समझ आई। ये 5 की कहानी क्या है? तो अगर ये 5 किसी को दे दे तो देखो इसके पास क्या बचेगा। मैं इसका के एल एम एन लिख देता हूँ एक बार। के हो गया इसके लिए, फॉस्फोरस के लिए 2, एल हो गया 8, और एम हो गया 5। ठीक, 5 हुआ। हाँ,
तो बेटा अगर ये 3 कहीं से लेकर आ गया ना, तो ये m एक्चुअली में अगर 8 भी हो जाता है तो उसको फुलफिल माना जाता है। 8 हो जाना या 18 हो जाना फुलफिल मानेंगे अपन, ठीक है। तो अगर m इसका 8 हो गया तो भी ये बैलेंस हो गया, और अगर इसका m अगर इसने 5 किसी को दे भी दिया तो भी तो फुलफिल है। अगर 8 हो गया तो भी फुलफिल है। तो या तो 3 कहीं से ले आए या 5 किसी को दे दे, दोनों केसेस में हो सकता है। इसलिए इसके दोनों टाइप की वैलेंसी होगी, 3 भी होगी और 5 भी होगी। फुलफिल मान लेगा इसको, m को पर्टिकुलर। वैसे 18 पे होता है लेकिन इसकी कहानी कुछ और होती है, इसलिए इतना मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बता सकता। अब मैं सच इतना ही बोल सकता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ ये सब बाद में जाके मैं बोलूँगा गलत है 11th में। मतलब गलत नहीं है एक्चुअली में, इसमें कुछ डिटेल में चीज़ें आएंगी। इन ऑर्बिट्स के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, वो इजी है वो सब, बट ठीक है आपके लिए इतना ही है, अभी आप लोग इतना ही समझ सकते हो, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया जाता। हाँ बेटा कुछ पूछ रहा था कोई? हाँ हाँ होने तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में एटम्स बनते इसी वजह से हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना, वो इसी प्लस माइनस चार्ज बैलेंस की वजह से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके पीछे फोर्स लगा होता है तो चीज़ें जुड़ी हुई रहती। Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर आप एक बार वैलेंसी दोबारा समझा देंगे, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मेरी वॉइस नहीं आ रही थी? यस सर। चलो बेटा, वैलेंसी का मतलब इतना सा है कि हमें किसी भी अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर, पहले 2-3 एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे पहला एग्जांपल लूंगा मैं हाइड्रोजन का। 4 एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन और फिर सल्फर, नहीं लूंगा फॉस्फोरस। चलो ये हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर एक। अगर इसको ये आउटर मोस्ट शेल पूरा भरना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए खुश हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उधार मांग के लाता है। तो बेटा जो भी उधार मांगते हैं हम, कितना अमाउंट उधार मांगते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी बोला जाता है इसे। तो बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट बात करता हूँ हीलियम की। वैसे लिथियम लेना चाहिए था मुझे एग्जांपल, बट हीलियम लेता हूँ। हीलियम के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। अब इसे फुल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे? चाहिए क्या इसे और इलेक्ट्रॉन? ये तो पहले से फुल है देखो, नहीं सर चाहिए। नहीं चाहिए। तो यानी कि इसको कुछ भी मांगने की जरूरत है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0, ठीक है। अब बच्चों एक और चीज बताई देता हूँ यहीं पर, जिसकी वैलेंसी 0 होती है वो किसी से भी रिश्ता नाता नहीं रखता, अपने आप में खुश है। जो आदमी स्टेबल है वो अपने आप में खुश है। इसलिए हीलियम का कोई भी आपने सब्सटेंस नहीं देखा होगा, हीलियम सिर्फ गैस मिलती है हमें एक, इसके अलावा कहीं कोई काम नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि इसका किसी से कोई लेन देन है, अपने आप में मस्त है जिंदगी जीवन में, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ठीक है। क्लियर? इसके बाद अगली बात करता हूँ बच्चे लिथियम के। अब आप लोगों को फिर मैं वैलेंसी में और भी चीजें सिखा देता, लेकिन चलो वो अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। लिथियम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है पहले से? 3, सर 3। ठीक है। अब बेटा इसको आउटर मोस्ट शेल, मैं इसको आराम से लिख देता हूँ के, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल में है 1 इलेक्ट्रॉन, एम में 0 और एन में 0। यही है पहले से इसकी स्थिति। अब बेटा या तो इसको फुलफिल करने के लिए, एल को फुल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बट बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार लेकर आए, बहुत भारी पड़ जाएगा। एक ऑप्शन ये भी तो है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी और को दे दे, तू ले जा। जैसे इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसी को दे दिया, तो अब इसके पास एल में भी कितना बचा? 0। अब एल से पहले वाला शेल कौन सा दिख रहा है? के। क्या ये के भरा हुआ है? फुलफिल है, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। कब स्टेबल होगा? जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो वापस से वही 1 वाली स्थिति। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अगला बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम के पास कितना है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी पहले वाली पोजीशन क्या थी? के में 2, एल में 2,
m और n 0 0। अब बेटा या तो ये कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन छीन कर लाए या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, दोनों स्थिति हो सकती है। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है ना, 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से छीनने की बजाय। तो ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर कहीं पर दे देगा, दोनों दे दिए। अब इसके पास अगेन ये L हो गया 0 दोनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद, K फुल है, स्टेबल हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए या दिए दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। क्लियर अब सबको, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब फटाफट मुझे चेक करके बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन के, क्यों 2 होगी ना, 2 और यहाँ पर 6 है ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, एक्सेप्ट करेगा ना, हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन एन जो नाइट्रोजन वाला केस है ना, ये दोनों ही केस में तैयार रहता है, 3 ले भी लो और 3 दे भी दो, दोनों केस के लिए रेडी है, चाहे तो 3 दे दो मेरे को या 3 ले लो, ठीक है, जैसा मिल जाए। क्लियर वैलेंसी अच्छे से। अब एक बार आपके लिस्ट में जो टेबल दे रखी है उसमें बनाकर देखो वैलेंसी सबकी, किसी में कोई डाउट है तो पूछो इसका ऐसा क्यों गया। हाँ बेटा, बेटा वो n को भी 8 ही बनने होते हैं, इसको भी m भी चाहता है कि मैं 8 बन जाऊं, m भी कोशिश करता है मैं 8 बन जाऊं। आप 18 लेकर सब लोग कंफ्यूज हो गए, इसको समझो कि 8 ही बनना है इसको भी, ठीक है। हाँ सबको, मतलब आप समझ लो के एल नहीं, n के साथ कहानी नहीं है, मैं सिर्फ m तक, आपके n आएगा भी नहीं, कभी काम में नहीं आएगा, n तक का दे ही नहीं रखा कुछ, ठीक है। आपके सिर्फ m तक का ही कहानी आएगी। और क्या, आर्गन स्टेबल है, नोबल गैस में आता है, खुश, अपने आप में खुश, कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, ठीक है। तो आपको m को भी क्या करना होता है, देखो मेरे को करना क्या है एक्चुअली में, स्टेबल कब कब होगा, या तो सिर्फ k2 रहे, या फिर L8 बन जाए, या फिर M भी 8 बन जाए, कोशिश इसकी यही रहती है, ठीक है। तो 2 8 8, ठीक, बनाओ इसको, चेक करो फटाफट, किसी में कोई डाउट हो तो बताओ। सिर्फ 18 याद नहीं रखना है। बेटा 18 तो इसकी कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, बट ये खुश 8 मिलते खुश हो जाता है, 9 में खुश नहीं होगा, एक डोनेट करके 9 8 बन जाएगा वापस। 8 इसका फेवरेट नंबर है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ये जो 8 वाला नियम बता रहा हूँ ना, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या, 8 उसका फेवरेट नंबर है, लकी नंबर। नियॉन लाइट नहीं सुना कभी, क्या है, गैस पे होती है, लेजर बनता है हीलियम, हीलियम नियॉन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, NO2। पहले उसका यूज डेंटिस्ट किया करते थे, लाफिंग गैस का, मुंह ओपन हो जाता है ना उससे, अब तो डायरेक्ट वो लगा देते हैं ना, क्लिप, मुंह कंटिन्यू ओपन रहता है, क्लिप लगा देते हैं उससे मुंह ऑटोमेटिक ऑन रहेगा, आप खुला रहेगा, आप बंद नहीं कर पाओगे उसे। किसके लिए, नो आइडिया। एक्चुअली में वो चीज़ें जो होती है ना, वो आपके सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ टाइम के लिए,
तो आपको सेंस ही नहीं हो पाती। जैसे आप जनरली सुनते होगे ओपीएम वगैरह का क्या यूज़ होता है, अगर आपको लगता है ये ओपीएम गलत चीज़ है तो हमें उसको 100% डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए अर्थ पे से। पेड़ में ही तो उगता है, अफीम जिसे बोलते हैं, ड्रग्स, हेरोइन, ऐसी चीज़ें सुनी होगी ना आप लोगों ने। अगर ये गलत चीज़ें हैं तो हमें 100% डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्यों नहीं करते? एक्चुअली में ये मेडिसिन का काम, मेडिसिन में यूज़ होती है, जो पेन किलर्स होती है ना बड़ी बड़ी बीमारियों में जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनमें मेडिसिन पर्पज से यूज़ किया जाता है इन्हें। जैसे कैंसर वगैरह में जब बहुत पेन होता है या किसी का फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में ओपीएम वगैरह इन सब चीज़ों से बनी हुई दवाइयाँ दी जाती है। तो पेन किलर्स में जनरली यही चीज़ें यूज़ होती है। हाँ, वो एक्चुअली में ये करता है आपके ब्रेन के उन हार्मोन्स को पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टॉप कर देता है जिससे आपको पेन का सेंसेशन होता है। पेन हो रहा होता है लेकिन आपको फील नहीं होता दिमाग में, माइंड को पता ही नहीं चलता कि पेन हो रहा है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें पेन जो होता है वो हमें पता कैसे चलता है, हमारी ब्रेन तक एक हार्मोन जाता है, एक सिग्नल जाता है, जो सिग्नल हमें बताता है कि हमें यहाँ पर पेन हो रहा है। जैसे मेरे हाथ में पेन हो रहा है तो मेरे हाथ में पेन हो रहा है, ये मुझे ब्रेन को मेरा सिग्नल जाके बताएगा। इस सिग्नल को मैं बीच में रोक दूंगा। तो बेटा वो पेन होगा नहीं ना, तो वही चीज़ है कि उनके ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जा पा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। ये बीमारी है एक्चुअली में, और ये बहुत बुरी बीमारी है। कभी आपके बॉडी में कहीं ऐसे पार्ट में कट लग गया जहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे आपको पता होगा लीच, वो भी यही काम करती है। लीच जानते हो, जोंक। तो बेटा वो सबसे पहले एक एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सेंसेस को कि आपके ऊपर कोई लीच है। और वो उसके बाद वहाँ से कंटिन्यूस और ब्लड के उसको जमने को भी रोक देते हैं वो एंजाइम। ना तो आपको पेन का पता चलेगा, ना उसका वो ब्लड कभी क्लॉट होगा। सक करती है। हाँ, वो सबसे पहले स्किन पे वो सेंसेशन खत्म कर देती है अपने एंजाइम से। उसके बाद वहाँ पर एक दूसरा एंजाइम छोड़ती है जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। फिर कंटिन्यू सक करता है जितना, जब तक उसका पेट नहीं भरता, पेट भरने के बाद छोड़ के चला जाता है। So what is clotting? क्लॉटिंग बेटा, जब आपने कभी देखा होगा कहीं पे कट लग गया होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर की पपड़ी जैसे जमने लग जाती है। दैट इज ड्यू टू फाइब्रिनोजिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आपको चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मेरे को एक्चुअली मैं बायो बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं आता है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। हमारी बॉडी में एक, मतलब ब्लड में एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है हेपेरिन, ठीक है। लेकिन इस हेपेरिन का मतलब पता नहीं यार गॉड ने क्या तरीके से हमारी बॉडी डिजाइन किया, आप सोच के बड़ा सोचोगे। उसका काम होता है ब्लड को क्लॉट कर देना। लेकिन उसके साथ एक समस्या रख दी गॉड ने। समस्या क्या रख दी, जब तक उसको एयर से कांटेक्ट नहीं मिलेगा ना तब तक वो क्लॉट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, कहीं पे भी क्लॉट हो गया तो तुरंत खेल खत्म। ब्लड मूव ही नहीं करेगा तो ना सिग्नल्स मूव होगी, ना ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ना एनर्जी सप्लाई होगी। तो बॉडी के अंदर ब्लड गलती से भी क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हेपरिन जब तक बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो सोया हुआ रहता है। जैसे ही उसका कॉन्टैक्ट एयर से होता है, एयर से होते ही वो उसको सॉलिड फॉर्म में जमा देता है। तो जैसे ही आपका कहीं पे कट लगेगा ना थोड़ा सा भी, थोड़ी देर में देखोगे वहां पर थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड सा जम गया है। वो ब्लैक दूसरे दिन बनता है। वो दूसरे दिन तक वो ब्लैक बन जाएगा, जो बोलता है फाइब्रोनोजिन की वजह से बनता है। फाइब्रोनोजिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसी लेयर बनाता है, जैसे फाइबर्स होता है ना, ऐसी लेयर बना देता है उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल जाल की तरह, फाइबर्स की तरह ऐसी लेयर बनती है। आप उसको कभी देखोगे भी ना तो ऐसे गौर से देखना, वो फाइबर जैसा ही दिखेगा आपको, अगर कहीं बड़ा सा कट लगा होगा तो। वो उखाड़ते अपन तीसरे चौथे दिन के बाद है। और जब तीसरे चौथे दिन के बाद आप उखाड़ देते हो तो आपको व्हाइट स्किन दिखेगी अंदर। वो एक्चुअली में क्या करता है कि वो पूरी तरीके से भरा नहीं था, आपने उससे पहले उखाड़ दिया उसे। तो पूरी तरीके से इसको ऊपर बैंडेज की तरह लगा दिया, ऑटोमेटिक बैंडेज है हमारी बॉडी का। वो बैंडेज लग गया ऊपर ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया एंटर ना कर पाए। अंदर स्किन हीलिंग हो रही है। स्किन हीलिंग जब हो जाएगी, अगर या तो आप उखाड़ देते हो इसे खुद, और आप नहीं उखाड़ते तो ऑटोमेटिक खुद ही उखड़ जाता है। हाँ, खुद उखड़ जाता है, जैसे स्किन अंदर वो बन जाएगी ना, ऑटोमेटिक उखड़ जाएगा बाहर। तो हमारी बॉडी का सारा मैकेनिज्म जो है ना, पता नहीं क्या लेवल का बनाया हुआ है, पूछो मत, गजब का लेवल है। सब कुछ ऑटोमेटिक करता है। आप सोचो ना, आपने ये तो सुना होगा कि डब्ल्यू हमारी बॉडी में क्या काम करता है। WBC, सॉरी, WBC क्या काम करती है? हाँ, WBC क्या काम करती है?
हमारी बॉडी में प्रेजेंट वायरसेस को, बैक्टीरिया को, कोई फॉरेन एलिमेंट आता है उसे मारती है। कैसे मारती होगी? टेम्परेचर इंक्रीज तो ब्लड करता है। जो हमारा हमको फीवर आता है ना, वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लोग पैरासीटामोल खा के उसे खत्म कर देते हैं। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो। ऑटोमेटिक बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देता है ताकि कोई भी जो फॉरेन एलिमेंट आया है वो गर्मी से मर जाए। वो इसलिए ऐसा होता है हमारी बॉडी में। जैसे छींकना, जुकाम होना, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ बिल्कुल, आपके अंदर जो कफ बन चुका है उसको बाहर निकालना चाहता है वो बॉडी आपकी, इसलिए तो आपको जुकाम होती है और आप दवाई खाकर उसे बंद कर देते हो, तो आपके कफ बॉडी के अंदर ही रह जाता है। तो ये सारी चीज़ हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में आती है। तो अब जैसे मैं फीवर का या इसका WBC का बताता हूँ बच्चों। WBC रियल में ऐसे ही मारती है जैसे आपने सुना है ना, गार्ड करती है। जैसे ये फॉरेन एलिमेंट रखा है तो इसको चारों तरफ से घेर लेती है, बिल्कुल सच में घेर लेती है। आप इसका माइक्रोवेव वो उसका देखना, मतलब माइक्रोस्कोप का व्यू देखना इसका। रियल में चारों तरफ से घेर लेती है और धीरे धीरे पीस पीस के उसको मार देती है। तो ऐसे मारती है WBC, रियल में ऐसे मारती है। बिल्कुल एक गैंग बना के आती है और बीच में बिल्कुल मार देती है उससे। वायरस, देखो वायरस एक्चुअली में क्या होता है, आपको पता है वायरस की कोई दवाई नहीं होती। वायरस की आज तक कोई दवाई नहीं बनी। दवाई कहाँ बनी? वायरस की दवाई बना ही नहीं सकते। जो चीज मरी हुई है ही पहले से, उसको कैसे मारोगे? वो तो आपकी बॉडी के अंदर आ चुकी है, बस एंट्री हो गई उसकी। वो तो ना जिंदा है ना मरा हुआ है, दोनों ही चीज नहीं है वो। मरी मतलब जिंदा चीजों को आप मार सकते हो ना, जो चीज मरा ही नहीं है उसको कैसे मारोगे? मर ही नहीं सकता उसको कैसे मारोगे? वायरस मर नहीं सकता है, बट हमारी बॉडी उसका खेल खत्म कर देती है। एक्चुअली में क्या होता है, जो भी वायरस होते हैं ना, वो उनके ऊपर एक, जैसे कोरोना के ऊपर देखा होगा अपने, हेलमेट सा लगा रहता है, वो गोल गोल सा स्पाइक्स जो होते हैं उसके। ये स्पाइक्स क्या करते हैं, हमारे रिसेप्टर्स में जाकर और उसके अंदर एंटर कर लेते हैं। वो इसलिए होते हैं कि रिसेप्टर्स को पकड़ सकें। बट हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज इस तरीके के सिस्टम के बन जाते हैं ऑटोमेटिक, कि उस रिसेप्टर में जाके फंस जाए, उसको लॉक कर दे। ऑटोमेटिक जाकर उसको लॉक कर देता है उसके। जैसे कोरोना के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे स्पाइक्स बने थे, ऐसे बने हुए थे। तो जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं ना, वो आकर इसके ऊपर ही फंस जाते हैं, इसमें लॉक कर देते हैं इसको। तो ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती तो है, लेकिन कब बनाएगी? जब हमारी बॉडी में वायरस आ चुका होगा। तो इसको बनने में 1 से 2 दिन लगता है, लेकिन बॉडी बना लेती है। किसी किसी की बॉडी के बनाने से पहले ही वायरस इतने ज़्यादा लोड में बन जाते हैं, जिनकी कोविड से डेथ हो गई थी। इतना ज़्यादा वायरस बन गया कि हमारी बॉडी उतनी एंटीबॉडीज बना ही नहीं पाई। लेकिन फिर अब लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि हम, जब हमारी बॉडी बना सकती है ऐसा, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? हम लोगों ने बाहर से बनाया और उसे अंदर इंजेक्ट कर दिया, दैट इज नोन एज वैक्सीन। तो हम लोगों ने एंटीबॉडीज बाहर बनाई और इसके अंदर इंजेक्ट कर दी, ठीक है। और इसी वजह से जो वायरस की डिजीजेज होती है ना, वो सबसे कम होती है ओ वालों को, जिनका ब्लड ग्रुप O होता है, क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। O वालों का आपने सुना भी होगा कि कोविड के टाइम में सबसे कम डेथ हुई है जिनका ब्लड ग्रुप O है। सबसे कम डेथ हुई थी क्योंकि वो एंटीबॉडीज तुरंत बना सकता है। और सबसे ज़्यादा जिनकी रिस्की होती है वो होती है AB, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ही नहीं होते। AB वालों का बहुत रिस्की होता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? चलो ठीक है, बायो की क्लास खामा चालू हो गई, अपन केमिस्ट्री में थे। वैलेंसी चेक करिए आप लोगों ने, सबकी सबकी समझ में आ गई? कल मुझे ये वापस से लर्न चाहिए, अब आप लोग आज पढ़ लो, फिर कल मैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर पढ़ा के चैप्टर खत्म कर दूंगा।